अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये लेक्चर चैप्टर नंबर 9 के बारे में है और इट्स अ रिव्यू ऑफ द लेक्चर। ऑब्वियसली मैं बहुत डिटेल लेक्चर इस वक्त नहीं बना पाऊंगी क्योंकि आप लोग की रिक्वेस्ट भी है कि आपको रिवीजन करना है। ऑल्दो ये कंपल्सरी नहीं थे लेक्चर्स, और बात पहले से कही थी कि मैं लास्ट के टॉपिक का असाइनमेंट दूंगी, लेकिन फिर भी लोगों ने अटेंड नहीं की क्लासेस। मैंने एक ही चीज़ को 10 दफ़ा रिपीट किया, स्टिल दे डिडंट अटेंड इट। नाउ दे वांट अ यूट्यूब लेक्चर। सो अगर तो मुझे टाइम मिलता तो मैं उसको बहुत डिटेल में आफ्टर दिस वीकेंड बनाती, क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें करनी है जिनमें मेरा ज़्यादा टाइम जा रहा है। सो आई विल कीप इट शॉर्ट। बहुत डिटेल लेक्चर नहीं हो पाएगा, लेकिन आई विल कवर द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक वी हैव कवर्ड इन ऑनलाइन क्लास। सो चैप्टर नंबर 9 एस्टिमेशन के बारे में है कि जब आपके पास एक पॉपुलेशन है और आप पॉपुलेशन से डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, आप पॉपुलेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, so you take out a sample from the population and then you try to investigate about the population by finding out different statistics of the sample. अब सैम्पल के statistics के जरिए पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट लगाना शुरू करते हैं, उसके बारे में मालूम करने की ज़रूरत आपको पेश आती है। और क्वेश्चन ये है कि आपको अगर एक सैम्पल मिल गया है और सैम्पल आपने अच्छा ले लिया है, अनबायस्ड है, इंडिपेंडेंट है, तो आपको पॉपुलेशन के बारे में क्या ज़रूरत है मालूम करने की? योर सैम्पल इज रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे आप किसी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और आपका पूरा एक एरिया है जिससे वोटिंग होने वाली है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि बेसिकली आपको कितने % वोट पड़ने वाले हैं। तो अगर आपका जो सेक्टर है या आपका जो एरिया है उसमें हजारों लोग रहते हैं, तो आप हर एक के से तो जाकर मालूम नहीं कर सकते कि आप किसको वोट देंगे। तो आप डिफरेंट एरियाज में से तीन चार लोग आप पिक कर लेंगे और उनसे आप इंटरव्यू करवा लेंगे या अपने रिसोर्सेज से मालूम करवा लेंगे, ताकि आपको एस्टिमेट हो जाए कि कितने लोग आपको वोट देंगे। तो आपने अभी जो मैंने एग्जांपल दी उसमें आपने क्या किया, आपने एक सैंपल लिया और सैंपल से आपने मालूम किया उनका फीडबैक कि उनको वो आपको वोट देना चाहते कि नहीं देना चाहते, और उस फीडबैक से आपने अंदाजा लगाया कि पॉपुलेशन आपको वोट देगी कि नहीं देगी। तो ये बिल्कुल सीधा ऐसा बात है कि जब आप कोई वायरस, कोई एंटीवायरस या वैक्सीन टेस्ट करते हैं, तो आप सब पे टेस्ट नहीं कर सकते उसको, लेकिन ये कि जब आप सैंपल लेते हैं तो सैंपल पे टेस्टिंग के रिजल्ट्स आते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिजल्ट्स पॉपुलेशन के लिए भी ट्रू होंगे। तो इसमें पूरा पर्पस क्या पर्पस है आपको इस सारे मामले में? पर्पस ये है कि आप पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेशन करना चाहते हैं। सो पॉपुलेशन के जो भी पैरामीटर्स आप निकालना चाहते हैं वो पैरामीटर्स ही कहलाते हैं। हम यहाँ पे बहुत बेसिक पैरामीटर्स की बात करेंगे, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ये सारे वो वेरिएबल्स हैं, ये वो सारे पैरामीटर्स हैं जो कि जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं। और पॉपुलेशन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो पैरामीटर का वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन जब आप सैंपल के लिए कैलकुलेशन करते हैं, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस की, तो आप पैरामीटर का वर्ड यूज नहीं करते, आप स्टैटिस्टिक्स का वर्ड यूज करते हैं। तो सैंपल के लिए स्टैटिस्टिक्स है, पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर है। तो अब हम चाहते हैं कि हमें जो सैंपल मिले तो हम उसको देख के पॉपुलेशन का मीन, वेरिएंस कैलकुलेट कर लें। अभी टॉपिक बहुत बड़ा है, चैप्टर नंबर 9 बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। हमने जो कवर किया है, हमने ये कवर किया है कि पॉपुलेशन का जो डेटा है उसको देखकर, सॉरी, सैंपल का जो डेटा है उसको देख के हम पॉपुलेशन का मीन कैसे निकाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, कि वी आर going to estimate the mean of population using samples. So the important क्या है? Estimation. Word यहाँ पे क्या यूज हुआ? Estimation है। So और हम किस में इंटरेस्टेड हैं? Estimation of population parameters में इंटरेस्टेड है। So स्टैटिस्टिक ये बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में आता है। इन्फ्रेंस में मैं बता चुकी हूँ, इन्फर करने का मतलब ये होता है डिड्यूस करना, कंक्लूड करना, गेस करना, रीइटरेट करना कि क्या इसका प्रिडिक्ट करना एक तरह से। सो इन्फर इज एक्चुअली डिडक्शन है। आपको जो डेटा दिया उससे आप मालूम करने की कोशिश करें, उसको एनालाइज करके जो भी आपके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। सही है। तो इन्फ्रेंस के दो तरीके होते हैं, एक तो एस्टिमेशन जो हमने डिस्कस कर लिया, और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इन्फ्रेंस हमने एस्टिमेशन का हमने बता दिया कि भाई हम
सैंपल देखकर पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। और हाइपोथेसिस में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मालूम करना चाहूँ कि कोई एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से ज्यादा अच्छा है या वाटर रेजिस्टेंट है, कोई एक मटेरियल केमिकल मटेरियल या केमिकल मटेरियल वाटर रेजिस्टेंट है दूसरे मटेरियल से ज्यादा। सो हम पहले तो एक हाइपोथेसिस गैस करेंगे कि भाई हाँ, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हाँ ए बी से बेहतर है, हम अपना अजम्पशन कर लेंगे कि बी ए से बेहतर है। फिर हम टेस्टिंग करके मान लो ये अपना ही जो अजम्पशन या हाइपोथेसिस होगा उसको रिजेक्ट एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। सो इस दूसरा जो तरीका है सर्जिकल इन्फ्रेंस में वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जिसमें आप उससे पहले एक स्टेटमेंट दे देते हो और फिर उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो यूजिंग सम टेस्टिंग। सो वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर, वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन एस्टिमेशन। सही है। सो क्लासिकल मेथड क्या है कि आप पैरामीटर थीटा, उसको हम कहेंगे पैरामीटर थीटा, उसका पॉइंट एस्टिमेट यानी उसको एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट करेंगे पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा की यूजिंग स्टैटिस्टिक थीटा कैप थीटा बार। तो हम सैंपल के स्टैटिस्टिक थीटा कोई भी पैरामीटर हो सकता है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का जो स्टैटिस्टिक्स है, सैंपल के जो वैल्यूज उनको पैरामीटर्स हैं उनको स्टैटिस्टिक कहते हैं। उसके जरिए हम क्या, हमारा पर्पस क्या है, हम पॉपुलेशन का पैरामीटर थीटा एस्टिमेट करना चाहते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन है ये, सिंगल वैल्यू है। सैंपल का मीन है 23 तो मैंने कहा कि पॉपुलेशन का मीन 23 होगा। दिस इज सिंगल पॉइंट एस्टिमेशन। सही है। अब ऑब्वियसली ये मैंने छोड़ा है, ये आपको देखना पड़ेगा लेक्चर से, किसी से पूछना पड़ेगा अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, बिकॉज इसमें 5-10 मिनट लग जाने हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंट एस्टिमेटर्स आपने कर लिए, डिफरेंट एस्टिमेटर्स के आपने कर्व्स बना लिए, कोई डिफरेंट आपने पॉपुलेशन लिए, उससे आपने पॉपुलेशन सॉरी सैंपल लिया, उससे आपने मीन बना लिया, फिर आपने एक सैंपल लिया, उससे आपने मीन बना लिया, फिर आपने एक सैंपल लिया, उससे आपने मीन बना लिया, उसका आपने कर्व बना दिया। उससे ये मीन का कर्व होगा। लेकिन अगर मैं एक सैंपल लूं और उसको प्लॉट कर दूं, दूसरा सैंपल लूं उसको प्लॉट कर दूं, सैंपल में 6 या 10-15 वैल्यूज हैं, एक डेटा को प्लॉट कर दूं, सैंपल लिया, दूसरा सैंपल लिया उसको प्लॉट कर दूं, तीसरा सैंपल लिया उसको प्लॉट कर दूं, पहले सैंपल से मीन आ गया यहाँ पे, दूसरे सैंपल से मीन आ गया यहाँ पे, तीसरा सैंपल से मीन आ गया यहाँ पे, कोई एक मीन इनमें से सही होगा। सही है। हमने डिफरेंट मीन एस्टिमेट किए डिफरेंट सैम्पलिंग के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, कोई एक मीन इसमें सही होगा। तो उसका मतलब ये है कि अगर मैंने सिंगल पॉइंट एस्टिमेट किया है ना, अगर मैं ये कह रही हूँ कि पॉपुलेशन का मीन 23 है इसलिए क्योंकि सैंपल का मीन भी 23 है, तो ये एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, बहुत, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, क्योंकि हमने अभी आपको ये दिखाया है ग्राफ में, इसमें दिखाया गया है कि sometimes your sample is such that it is way deviated from the perimeter of population। तो अगर गलती से आपने सैंपल को जिस तरह बना लिया है, बल्कि ये तो अच्छा सैंपल है, आपने इस तरह के थीटा 3 वाला सैंपल बना लिया है, इसका जो मीन है वो तो बिल्कुल डेविएट हुआ हुआ पॉपुलेशन के मीन से। पॉपुलेशन का मीन एक्चुअली ब्लू वाला मीन है। सो ये जो पॉपुलेशन बनाई है ना ब्लू से, ये आपने सही पॉपुलेशन बनाई है, क्योंकि थीटा यानी पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट कर रही है। या गलती से अगर आपको सैंपल ऐसा है और आपने एक ही सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है और उसी को आपने कह दिया देखकर कि मेरा पॉपुलेशन 23 होगा क्योंकि सैंपल का मीन भी 23 है, तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो सिंगल पॉइंट एस्टिमेशन जो है वो जनरली एरर देती हैं। तो उसकी बजाय बेहतर ये है कि हम एक इंटरवल एस्टिमेट करें, हम कहेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक पॉपुलेशन का मीन हो सकता है। वो एक बेहतर तरीका है क्योंकि उसमें चांसेस ये होंगे कि उसमें सही मीन वो भी कवर हो जाएगा इसमें, अगर हमने उसको एस्टिमेशन इंटरवल एस्टिमेशन अच्छी की। सो इंटरवल एस्टिमेशन इज अ बेटर ऑप्शन देन पॉइंट एस्टिमेशन। सही है। सो लेट्स सी व्हाट इज हाउ टू डू इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन हम दो पॉइंट्स निकाल लेंगे, चाहे वो मीन है, या दो वैल्यूज निकाल लेंगे, अपर और लोअर वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे वो मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, या फिर वेरिएंस है।
और हम कह देंगे कि इस इंटरवल के अंदर एक्चुअली पॉपुलेशन का मीन या पॉपुलेशन का वेरिएंस या पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लाई करेगा। तो पॉपुलेशन का पैरामीटर थीटा जो होगा वो इस इंटरवल में लाई कर रहा होगा, और वो इंटरवल हमें मिलेंगे कहाँ से? सैंपल से मिलेंगे। तो ये जो कैप लगा हुआ है बेसिकली कैप इज फॉर द स्टैटिस्टिक्स या पैरामीटर्स ऑफ सैंपल, और जब विदाउट कैप हम लिखते हैं तो वो पैरामीटर पॉपुलेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉपुलेशन का पैरामीटर यानी थीटा हमने कहाँ से निकाला? सैंपल के पैरामीटर, सैंपल के स्टैटिस्टिक्स से निकाला, क्योंकि कैप ही बता रहा है कि सैंपल की वैल्यूज निकाली हमने, सैंपल से हमने एस्टिमेट क्या किया? पॉपुलेशन का पैरामीटर एस्टिमेट। So statistic is the word we use for sample, and it has to have a cap, right? So next is we are more interested in interval estimation rather than going for single point estimation, because single point estimation carries a lot of it tends to generate errors as compared to interval estimation, and the chances are good that interval estimation can include the actual parameter also. सही। So interval estimate हम जब निकालेंगे, so interval estimation के लिए हम ये assume करेंगे, अगर आप if you want to create or construct a good interval, then you have to be very sure that it is highly likely that your actual parameter will be in that interval. हमें ये अश्योर करना पड़ेगा कि जो भी हमने इंटरवल लिया है चांसेस बहुत हाई हो कि एक्चुअल पैरामीटर उस रेंज में लाई करें, उस रेंज में जो कि हमने यहाँ पे इंटरवल हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो हम ये कैसे इंश्योर कराएं कि चांसेस बहुत हाई होंगे कि उसी इंटरवल में पैरामीटर आएगा पॉपुलेशन का? हम उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रखेंगे। प्रोबेबिलिटी टू हैव दिस इंटरवल शुड बी वेरी हाई। प्रोबेबिलिटी that the parameter will lie between these two limits should be very high. अगर probability हम high calculate कर लें कि भाई इसी range के अंदर estimate होगा parameter probability बहुत high रख लें, तो फिर बहुत ज़्यादा chances बहुत बढ़ जाएंगे कि आपका parameter या population का parameter इसी range में आए। So किस हम जो to create a good possibility or probability of having this interval, हम कैसे इंश्योर करें कि अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी जो भी इंटरवल हमने निकाला है? That is called confidence interval. The probability of having the parameter between theta L and theta U is 1 minus alpha, and 1 minus alpha is the confidence interval. 1 minus alpha की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, 90 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 90 1 minus alpha की वैल्यू 90 से ऊपर होगी तो इट मींस चांसेस होंगे कि थीटा एल और थीटा यू के बीच में लाई कर रहा है, चांसेस हो जाएंगे 90% से ऊपर। अगर ये 1 minus alpha 95 के बराबर है, परसेंट के बराबर है, तो इतनी चांसेस हो जाएंगे कि इस रेंज में पैरामीटर लाई करेगा, चांसेस हो जाएंगे 95%। सो 1 minus alpha इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल ही हमें कंस्ट्रक्ट करना। क्वेश्चंस में आपसे ये कहा जाएगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर दो। सो इट मींस कि हमें 1 minus alpha को 0.95 के बराबर करना इक्वेट करना पड़ेगा। तो 1 minus alpha 0.95 हो जाएगा, और वहां से अल्फा जो होगा वो 0.05 निकल आएगा। सो आप इस पूरी चीज को परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल जो भी आपको रखना है हाई उसको बराबर करेंगे और वहां से अल्फा निकाल लेंगे। सो व्हाई इट हैज टू बी अल्फा? इसका रीजन यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छे एक फिगर से दिया हुआ है, और इसी के अंदर हमारे सारे रिजल्ट्स भी हैं कि जो भी हम एस्टिमेट करेंगे पैरामीटर की वैल्यू वो एक्चुअली एक्स की फॉर्म में होगी। हमेशा वो एक्चुअल डेटा होगा ना, जो भी पैरामीटर होगा हमारा। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी उसकी हाई रखना चाहते हैं, यानी हमने एक रेंज ले ली, प्रोबेबिलिटी हाई रखना चाहते हैं, तो हमें इसको जेड की फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि हम इसकी प्रोबेबिलिटी को हाई कर सकें, या हम इंश्योर कर सकें इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। तो इसको जेड की वेरिएबल की फॉर्म में लाएंगे तो फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल देख सकेंगे। एंड ये जितना भी हम ये काम कर रहे हैं, हमें इन चीजों में एक चीज मैं शुरू में बताना भूल गई, वो ये है कि नॉर्मल पॉपुलेशंस जनरली वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती हैं। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के, वो बेसिकली पॉपुलेशन के किए हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन से बनाई जाती हैं। और रियल टाइम डेटा, कंटिन्यूस डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस कराई है उनमें डिस्क्रीट भी है और कंटिन्यूस मैंने सिर्फ जो मेन कराई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कराई है। तो कंटिन्यूस डेटा
जनरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और रियल टाइम डेटा ये दुनिया में मोस्टली डेटा कंटिन्यूस ही है, उसमें मेजरमेंट्स हो गई हैं, उसमें टेम्परेचर्स हो गए हैं, वो सारे कंटिन्यूस हैं, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होती है। इवन कि जो आपके मार्क्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं 35.5 32.75 ये नंबर्स जो होते हैं ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्लास के स्कोर्स भी नॉर्मल, तो हर चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इवन कि जो पॉपुलेशन से बनाएंगे, अगर वो अच्छी पॉपुलेशन है, अगर वो सॉरी अगर हम सैंपल बनाएंगे इस पॉपुलेशन से जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर हमने सैंपल अच्छा लिया है, इंडिपेंडेंट लिया है, बायस लिया है, तो वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा। तो अभी अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने एक रेंज लेनी है सैंपल से वैल्यूज की, और वो रेंज जो है उसी रेंज में पॉपुलेशन का मीन भी आ जाएगा, तो वो रेंज एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि हम वो सैंपल से रेंज उठा रहे हैं, तो सैंपल भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये हम अज्यूम करेंगे, क्योंकि if the sample has to be good enough so that it can actually represent the population. And how it can be good enough? Because it has to have it has to follow normal curve follow करना पड़ेगा उसको, जब भी वो यानी उसका डेटा जब नॉर्मल कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, तो जब भी वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा सैंपल, और जब भी एस्टिमेशन हम कर पाएंगे। तो पहली तो असम्पशन ये हो गई कि सैंपल भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कब हो सकता है? जब डेटा ज्यादा हो सैंपल के अंदर और डेटा अनबायस्ड हो। तो जब हम डेटा को प्लॉट करेंगे तो वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। अब जब आप डेटा इस ऐसे सैंपल से इंटरवल बनाने की कोशिश करेंगे, तो इंटरवल का ऐसा नहीं होगा कि इस कोने की किसी रेंज में होगा वो इंटरवल, या इस रेंज में होगा इंटरवल, या यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा इंटरवल। नो, द इंटरवल, if you want to keep high probability of getting the correct value of population parameter, then this interval has to be in the center of the normal curve. ये जो रेंज होगी ये सेंटर के दोनों तरफ सिमेट्रिकल होनी चाहिए, जो भी पीक आ रही है उसके सिमेट्रिकल होनी चाहिए, और कॉर्नर्स को नहीं ले, क्योंकि कॉर्नर्स के अंदर डेटा कम होता है, क्योंकि कॉर्नर्स में एक्सट्रीम वैल्यूज आती हैं, तो लो वैल्यूज आती हैं, हाई वैल्यूज आती हैं, लो और हाई वैल्यू वाले डेटा कम होता है। हम जो एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं वो हम इतनी बड़ी रेंज का लगाना चाह रहे हैं तो उसमें ज्यादातर डेटा, मेजॉरिटी ऑफ द डेटा आ सके, क्योंकि फिर चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि हमने सही एस्टिमेशन किया। सो जो रेंज होगी वो हमेशा सेंटर के, उसमें उसकी लोअर और अपर लिमिट हमेशा सेंटर में होगी। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी हाई चाहिए, तो एरिया अंडर द कर्व बहुत ज्यादा होगा, यानी अपर और लोअर लिमिट जो होगी तो ऐसा नहीं होगा कि छोटी सी एक पतली सी स्ट्रिप ले लिया आपने और कह दिया कि इसमें लिमिट होगी, इसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए एरिया अंडर द कर्व अगर आपको हाई रखना है, क्योंकि आपको चांसेस हाई करने हैं, 90% रखना है, 95% रखना है, तो ये जो एरिया शेडेड एरिया होगा ना, एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस रेंज, इट हैज टू बी हाई। तो इसलिए हमने देखिए जो रेंज बनाई है, इन्होंने किताब में रेंज बनाई है, उन्होंने काफी बड़ी रेंज बनाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाई है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व उनको बड़ा रखना है। और ये किसके बराबर है? 1 माइनस अल्फा के बराबर है। अगर ये 1 माइनस अल्फा के बराबर है, तो बाकी जो रिमेनिंग व्हाइट वाले एरिया रह गए वो कितने हो जाएंगे? अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2। अगर आपको 1 के बराबर करना है ना पूरा एरिया अंडर द कर्व, तो 1 में से 1 माइनस अल्फा कर दो, क्या बचा? अल्फा बचा। अल्फा हम दोनों साइड्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये व्हाइट वाला एरिया भी अल्फा बाय 2 हो जाएगा, ये व्हाइट वाला एरिया भी अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो जो z पैरामीटर में कैलकुलेट करना है वो राइट साइड से मिल सकता है, या अगर लेफ्ट साइड से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? लेफ्ट साइड से निकालने का तरीका ये होगा कि 1 माइनस अल्फा बाय 2 पर हमें जो z की वैल्यू मिलेगी बेसिकली z अल्फा बाय 2 के बराबर ही होगी। ठीक है, या तो राइट साइड से ले लो, टेबल राइट साइड पे z कैलकुलेट करके नहीं देते, तो लेफ्ट साइड से लोगे तो अगर ये अल्फा बाय 2 है तो ये जो z के इस तरफ जो पूरा एरिया वो 1 माइनस अल्फा बाय 2 पूरा हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा 2 बाय 2 निकालेंगे और उस पर जाके z देख लेंगे, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है। ठीक है, और जो z निकलेगा वो बेसिकली z अल्फा बाय 2 के बराबर होगा। तो z अल्फा बाय 2 हमें वो वैल्यू दे देगा z की फॉर्म में जो कि रेंज, जिससे हमें रेंज बननी है, जिससे हमारी रेंज बननी है, क्योंकि z अल्फा बाय 2 से प्लस साइन और माइनस साइन अगर हम लगा दें